नमस्ते। पारद जारना के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मूर्छना। मूर्छना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपने ये समझ लिया तो आपको चतुर्विध रसायन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पारद को अपने को शरीर साथ में करना है, उसको औषधि रूप में यूज़ करना है। उसका यूज़ करके अपन संप्राप्ति भंग कैसे कर सकते, तो मूर्छना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो ये एक प्रोसेस है मूर्छना। उससे क्या होता है, पारद में व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करता है पारद में, तो उसको मूर्छना कहते हैं। ये आपको मैं सिंपल बता दिया। अभी देखते हैं डेफिनेशन। तद विधि प्रभेदेन रसस्य अव्यभिचारित व्याधिघातकता सा स्यात् सा मता मूर्छना बुद्धि। रसतरंगिणी का है ये। इसमें एक शब्द इम्पोर्टेंट है, अव्यभिचारित। मतलब व्यभिचारित मतलब क्या होता है, शंका। और अव्यभिचारित क्या होगा, शंका रहित। शंका रहित जो व्याधि का नाश करता ही करता है, ऐसे गुण पारद में उत्पन्न करना, उसे ही मूर्छना कहते हैं। चलो अभी देखते हैं। विधिवत गंधक अथवा बिना गंधक योग के पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण, व्याधि निश्चित ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित मतलब शंका रहित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करता है, उसे मूर्छना कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद प्रकाशिनी में अथ अव्यभिचारित व्याधिघातकत्व मूर्छना, ये भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके गुण क्या होते हैं, यह श्लेष्म अनिल पित्त दोष शमनी रोगपहम मूर्छता, मतलब वात पित्त कफ को शमन करके और रोगों का नाश करते, ये है मूर्छना के गुण। उसके बाद है मूर्छना के प्रकार। ये आपको याद रखना है। चतुर्विध रसायन का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको ये पहले ये चार्ट निकालना है। तो इससे जो चेक करने वाला है समझ जाएगा, आपको पूरा कंसेप्ट चतुर्विध रसायन का आता है। तो मूर्छना के प्रकार क्या होता है, सगंध और निर्गंध। सगंध मतलब गंधक के साथ मूर्छना करना, निर्गंध मतलब गंधक के बिना। सगंध में उसमें भी दो प्रकार, स अग्नि निरग्नि। अग्नि के साथ और अग्नि के बिना। अग्नि के सहयोग मतलब रस परपटी हो गया, कुपिपक्व हो गया या पोटली हो गया। निरग्नि कज्जली हो गया, खलवी। निरग्नि कैसे, अपन पारद लेते और गंधक डालते और मर्दन करते, तो ये हो गया निरग्नि। ये हो गया और सगंध मूर्छना का प्रकार। तो कज्जली क्या हो गई, ये औषध के रूप में योगवाही सूक्ष्मतर जाके स्रोतस एकदम स्रोत के सूक्ष्मतर जाके काम करते, तो हो गया मूर्छना। आपको समझ गया कि कैसे इंपॉर्टेंट है मूर्छना। उसके बाद आता है निर्गंध। इसमें सअग्नि निरग्नि। सअग्नि में रसपुष्प और रसकर्पूर, ये कुपिपक्व के टाइप है। और HgCl, ये मतलब अनस्टेबल कहा जाता है इनको। ये ज़्यादातर व्याधियों के उपचारार्थ यूज़ नहीं होते। मतलब ज़्यादातर जो कुपिपक्व रसायन है तो HgS के फॉर्म में है, मतलब जो HgS फॉर्म है वही मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, वही यूज़ किया जाता है। वैसे पोटली भी वैसे ही है। उसके बाद आता है निरग्नि मुग्ध रस। आपने ये प्रैक्टिकल में किया होगा। खटिका लेते हैं और पारद लेते हैं, उसके साथ मर्दन करते हैं। ये इसमें गंधक नहीं है, तो समझ गए आप, जिसमें गंधक नहीं है और जिसमें गंधक है। ठीक है। तो आपको ये चार्ट आपको आना ही ये चाहिए। एनी हाउ कंडीशन आपको ये लर्न ही होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद चलते हैं मूर्छना का महत्व। मूर्छना का महत्व क्या है, इसमें पारद का द्रवत्व नष्ट होकर सूक्ष्म चूर्ण बनता है। तो एक हो गया महत्व कि सूक्ष्म चूर्ण बनता है पारद का। और मूर्छना से पारद को पार्थिव दोष, जो पार्थिव दोष है आपको मैंने बताया था कि यौगिक नैसर्गिक औपाधिक जो दोष होते हैं पारद में, वो नष्ट हो जाते हैं। अकेला पारद औषधीय गुण नहीं दिखा सकता। मतलब अकेला पारद औषधि सीधा अपन ने पारद लिया हाथ में और खा लिया, वो टॉक्सिसिटी भी निर्माण नहीं करेगा वो, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वो डायरेक्ट चला जाता है बाहर। तो अपने को उसको मूर्छना करके पार्थिव गुण तो हटा दिए। उसके बाद अकेला वो औषधीय गुण नहीं दिखा सकता, तो उसको अपने को किसी के साथ मर्दन करना पड़ेगा, किसी के साथ कंपाउंड उसका फॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो एब्जॉर्ब होगा और अपना योगवाहित्व दिखाएगा। तो उसके बाद आता है गंधक आदि के साथ सहयोग करके वो रोगनाशक, मतलब रोगनाशक गुण उत्पन्न करता है। ठीक है। तो रसशास्त्र आप समझते वैसा इजी नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल है। आप अगर इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है। अब मूर्छना तो हो गया। अब दो छोटे टॉपिक है, पारद गति और पारद बंध। ये ऐसे के लिए नहीं आते,
MCQ के लिए मतलब चाहे तो एक हाथ पूछ सकता है, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं। पारद गति, इसका मतलब समझ लीजिए कि पारद की जो हानि होती है, मतलब जिन कारणों से पारद हानि होता है उसको पारद की गति कहते हैं। तो अष्ट संस्कार के बाद पारद की मात्रा कम हो जाती है। आपने देखा कि 1/8 बचती है बस। तो क्यों होती है? कि वो बहुत सारे कारण हैं। तो अपन कारण देखते हैं कि उसको पहले कहते हैं जल गति। अपन धावन करते हैं एक पात्र से दूसरे पात्र में, सूक्ष्मीभूत जो अपना पारद होता है उसको धावन करते हैं कांजी से, तो उससे पारद का सूक्ष्म कण है तो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसको बोलते हैं जल गति। तो साइफन एक्शन होता है, इससे अपन संरक्षण कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप पेपर में तो नहीं पूछते पर आप याद रखिए। हंस गति, जो अपन मर्दन करते हैं तो हंस कैसे एक यहाँ से उड़ता है वहाँ बैठता है, वैसे पारद में भी हंस गति है। मर्दन करते वक्त पारद उड़ता है, तो एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते समय पारद के कण उड़कर गिर जाते, उसे हंस गति कहते हैं। तो जब मर्दन करेंगे तो उसके नीचे एक बड़ी सी परात लेंगे, तो जो उड़ा हुआ पारद है इसमें इकट्ठा हो जाता है। ये संरक्षणार्थ है, ठीक है। उसके बाद मल गति, मर्दन करते वक्त मतलब मल के साथ कुछ पारद भी नष्ट मतलब आ जाता है। अपन कल्क के साथ मर्दन कर रहे तो कल्क में जो मल रहता है उसके साथ चिपक के पारद बाहर आ जाता है, तो उसको शास्त्रोक्त पद्धति से अभी कल्क के साथ आ गया तो उसको हीट करके या तीजक पातन करके ऊर्ध्वपातन करके उसको अपन पारद को वापस प्राप्त कर सकते हैं। धूमगति कैसे? पारद को सराव संपुट कर लिया अपन ने डायरेक्ट, तो वो उष्णता दी तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ वो उड़ जाएगा, तो उसको अपन मात कापड़ कर सकते हैं या अंतर्धूम पद्धति से भी बना सकते हैं, औषधि जो बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ये संरक्षण हो गया। उसके बाद आता है जीव गति, ये अचिंत्य गति है, मतलब इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि पारद को शंकर का वीर्य भी कहा है, तो वो कहाँ चला जाता है तो वो पता नहीं चलता, तो इसको अचिंत्य गति कहा है। तो इसको मंत्र से ही संरक्षण कर सकते हैं कि भैरव शिव तांडव हो गया, इसके मंत्र के द्वारा ही अपन उसको संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है पारद बंध, ये भी नाइस टू नो टॉपिक है। आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि ये 25 है, बस इतना ही काफ़ी है। पर आपको मैं बता देता हूँ कि पारद बंध होते क्या है। एन ही चांचल्य दुर्गहत्व च नश्यति, मतलब पारद का चंचल और दुर्गहत्व मतलब अपन डायरेक्ट पारद तो नहीं ले सकते, किसी कंपाउंड फॉर्म में बना के ही ले सकते, वैसे उसको कहते हैं दुर्गहत्व। तो अर्थात जिन संस्कारों से पारद स्थिर ग्रहण योग्य, दुर्गहत्व मतलब दुर्गहत्व को हटा दिया तो क्या होता है? ग्रहण योग्य एवं शरीर साथ में बनता है, उसे पारद बंध कहते हैं। तो इसमें 25 है, आपको मैं एक बार नाम बता देता हूँ। हडबंध, आरूढ़ बंध, आवास बंध, क्रियाहीन बंध, पिष्टिका बंध, शार बंध, कोट बंध, पोट बंध। ये देखो पोट बंध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परपटी बंध है, तो आपको आना चाहिए कि परपटी में कौन सा बंध रहता है, तो पोट बंध, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है बस। इसमें तो कल का बंध, फिर कज्जली बंध, सजीव बंध, निर्जीव बंध, निर्बीज बंध। इसमें स्वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें स्वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बीज और बीज या बिन बीज के, ठीक है। तो सभी जो गया। उसके बाद श्रृंखला बंध, फिर ध्रुति बंध गंधक ध्रुति और अलग अलग ध्रुति जो रहती है वो। बालक बंध, कुमार बंध, तरुण बंध, वृद्ध बंध, मूर्ति बंध, जल बंध, अग्नि बंध, सुसंस्कृत बंध और महाबंध। ऐसे 25 नाम हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक आना ही चाहिए। और ये आपको मतलब जगह कर भी पूछा किसी ने कि मूर्छना के प्रकार बताओ, मूर्छना क्या होता है, तो आपको आना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट लिख दीजिए। पारद गति और महत्व, पारद बंध, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद।